हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम यहां पर 25 जुलाई 2021 को होने वाले एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए प्रतिदिन शाम को 7 बजे एक टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट पेपर टॉपिक वाइज रहेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक्स यहाँ पर सिलेबस में दिए गए हैं नए सिलेबस में, उसके आधार पर हम डिस्कस करेंगे। ये सारे टेस्ट पेपर सिविल सर्विसेज क्लब भोपाल के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से रिसर्च के साथ बनाए गए हैं। ये टेस्ट पेपर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आपको समझने में कि आप लोगों की तैयारी किस प्रकार से हुई है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद पहुँचाएगा। आप इन वीडियोज़ के लिंक्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी यह फ़ायदेमंद हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा टेस्ट नंबर 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक जो रहेंगे, जो विषय रहेंगे वो रहेंगे मध्य प्रदेश के वन, मध्य प्रदेश के वनोपज, नदियाँ, पर्वत श्रृंखलाएँ और जलवायु। इनसे संबंधित सारे प्रश्न रहेंगे, जो कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके बनाए गए हैं और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद पहुँचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है यहाँ पर, आर्कियन चट्टानों का निर्माण किस घटना के परिणाम स्वरूप हुआ है? धारवाड़ चट्टानों के निर्माण से, द्रवित पदार्थ के शीतलन से, ग्रेनाइट के रूपांतरण से, या फिर आग्नेय लावा के उद्भेदन से? तो इसका आंसर है द्रवित पदार्थ के शीतलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चट्टान धारवाड़ चट्टानों का प्रदर्शन नहीं करती है? चिल्पी क्रम, साकोली क्रम, भांडेर उपक्रम, या फिर सौसर क्रम? तो इसका आंसर है भांडेर उपक्रम। थर्ड क्वेश्चन है, ग्वालियर उपक्रम की चट्टानें किस चट्टानों का प्रकार है? तो विंध्य क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम, कुडप्पा क्रम, या फिर गोंडवाना क्रम? तो ग्वालियर उपक्रम की जो चट्टानें हैं ये कुडप्पा क्रम की चट्टानों का एक प्रकार है। मध्य प्रदेश में हीरे के निक्षेपण किस चट्टानों में मिलते हैं? बिजावर उपक्रम, ग्वालियर उपक्रम, शिवा उपक्रम, या भांडेर उपक्रम? तो हीरे के जो निक्षेप है मध्य प्रदेश में बिजावर उपक्रम के चट्टानों में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में किस उपक्रम की ऊपरी चट्टानों को मोरार तथा निचली चट्टानों को पार के नाम से जाना जाता है? शेमरी उपक्रम, कैमूर उपक्रम, सौसर उपक्रम, या ग्वालियर उपक्रम? तो ग्वालियर उपक्रम की चट्टानों को इन नामों से जाना जाता है। विंध्य क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? नर्मदा नदी के दक्षिण में, नर्मदा नदी के उत्तर में, ताप्ती नदी के दक्षिण में, या फिर चंबल नदी के उत्तर में? तो विंध्य क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार जो है वह नर्मदा नदी के उत्तर में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक विंध्य क्रम की चट्टानों का उपक्रम नहीं है? सेमरी उपक्रम, भांडेर उपक्रम, कैमूर उपक्रम, और या तालचेर उपक्रम? तो तालचेर उपक्रम जो है ये विंध्य क्रम की चट्टानों का एक उपक्रम नहीं है। कैमूर उपक्रम का विस्तार किन किन राज्यों में पाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार? दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कैमूर उपक्रम की चट्टान जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य हैं, यहाँ पर इसका विस्तार पाया जाता है। गानौरगढ़ शैल तथा सिरबू शैल किस चट्टान को दी हुई अवस्थाएं हैं? महादेव उपक्रम, भांडेर उपक्रम, बिजावर उपक्रम, या फिर जबलपुर उपक्रम? तो इसका आंसर है भांडेर उपक्रम। मध्य प्रदेश राज्य में वे 2000 विभाजन से पूर्व कितने भौतिक प्रदेश में बटा हुआ था? तो मध्य प्रदेश जो है ये विभाजन से पूर्व देखा जाए तो 8, 10, 7 या 9 इनमें से बताना है कौन से भौतिक अवस्थाओं में बटा हुआ था। तो ये मध्य प्रदेश जो है 2000 तक 9 अवस्थाओं में बटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 11th, मालवा के पठार में स्थित सिंगार चोटी की ऊंचाई कितनी है? 810 मीटर, 885 मीटर, 882 मीटर, या 881 मीटर? तो इसका आंसर है 881 मीटर। तालचेर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के किस जिले में नहीं पाया जाता है? सीधी, सिंगरौली, सीहोर, या फिर शहडोल? तो सीहोर में नहीं पाया जाता है। मालवा के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर है? 25.56%, 28.6%, 26%, या 29.23%? तो मालवा के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के लगभग 28.6% वाले भूभाग पर पाया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थित विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना, जानापाव, धाजारी, या फिर गोमनपुर? तो ये है सद्भावना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपक्रम से होकर प्रयागराज से कटनी के मध्य रेल लाइन गुजरती है? रीवा उपक्रम, भांडेर उपक्रम, रेवरी उपक्रम या फिर कैमूर? तो रीवा उपक्रम इसका आंसर है। उत्तर मध्य प्रदेश का निम्नतम क्षेत्र कौन सी भौतिक संरचना है? मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, रीवा पन्ना का पठार या सतपुड़ा मैकाल श्रेणी? तो इसका आंसर है नर्मदा सोन घाटी। अंतर्बोधि आग्नेय लावा के उद्गार से किस काल में दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ है? तो इसका ऑप्शन है पहला कार्बोनिफेरस काल या फिर प्लासिस्टोनीसीन काल या फिर दोलोसीन काल या फिर क्रिस्टेशियस काल? तो इसका आंसर यहाँ पर क्रिस्टेशियस काल। निम्न में से किस समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते? पुराण संघ, आर्य समूह, द्रविड़ संघ या फिर धारवाड़ समूह? तो इसका आंसर यहाँ पर द्रविड़ संघ। मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप है? इंदौर, जबलपुर, भोपाल, रायगढ़, विदिशा, मंडला, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, शिवपुरी, छतरपुर, रीवा? तो इसका आंसर है उज्जैन, रतलाम, राजगढ़। सिद्ध बाबा की पहाड़ी निम्न पठारों में से कहाँ पर स्थित है? बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़ या मध्य भारत? तो इसका आंसर है बुंदेलखंड। अविभाजित मध्य प्रदेश को उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी थी? 996 किलोमीटर, 992 किलोमीटर, 870 किलोमीटर या 985 किलोमीटर? तो इसका आंसर है 992 किलोमीटर। निम्न में से वो कौन से राज्य हैं जिसकी सीमाएं अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को छूती थी लेकिन विभाजन के बाद नहीं? आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा? तो इसका आंसर है झारखंड। अमरावती एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार? तो इसका आंसर है मालवा का पठार। मालवा किन 2 प्रमुख नदियों के बीच द्विभाजन जल के रूप में कार्य करता है? चंबल, नर्मदा, नर्मदा शिप्रा, नर्मदा या फिर नर्मदा यमुना? तो इसका आंसर है नर्मदा यमुना। कैमूर श्रेणियाँ किन 2 प्रमुख नदियों के बीच जल द्विभाजन का कार्य करती हैं? यमुना एवं सोन, सोन तथा हिरन, सोन तथा नर्मदा या वेयारमा तथा सुनार नदी? तो इसका आंसर है यहाँ पर यमुना तथा सोन। मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे ऊंची चोटी है? बघेलखंड, सतपुड़ा, नर्मदा घाटी या मालवा? तो इसका आंसर है सतपुड़ा। जो यहाँ पर धूपगढ़ की चोटी है वही सबसे ऊंची चोटी है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार या फिर रीवा पन्ना का पठार? तो इसका आंसर है मालवा का पठार। मध्य प्रदेश के निम्न शिखरों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब इसको बढ़ते हुए क्रम में बताना है। धूपगढ़, चौरागढ़, अमरकंटक या सद्भावना शिखर? तो इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन है। तो सबसे अगर कम देखा जाए तो सद्भावना शिखर है, फिर इसके बाद अमरकंटक है, फिर चौरागढ़ है और फिर धूपगढ़ है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की संयुक्त रूप से सबसे ऊंची जो चोटी है वो धूपगढ़ है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में धूपगढ़ और ये चारों की चारों चोटियाँ हैं इनकी ऊंचाई कितनी है ये मुझे लिख करके बताइए। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी, अरब शाखा या फिर दोनों शाखाओं से बराबर या फिर पूर्ववर्ती मानसून? तो इसका आंसर है बंगाल की खाड़ी। किस माह के समूहों को प्रदेश में द्वितीय गर्मी ऋतु कहा जाता है? जुलाई, जून जुलाई, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर? तो इसका आंसर है सितंबर अक्टूबर। सूर्य के उत्तरायण होने से प्रदेश के तापमान में क्या परिवर्तन होता है? तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में कमी होती है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है तापमान में वृद्धि हो जाती है। मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3, 4, 5 या 6? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधित जानकारी जुटाने वाली वेधशाला कहाँ स्थित है? इंदौर, भोपाल, पचमढ़ी या फिर शिवपुरी? तो इसका आंसर है इंदौर। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? मार्च, अप्रैल, मई और जून? तो मार्च महीने में सबसे अधिक तापमान होता है मध्य प्रदेश में, मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी मार्च में पड़ती है। निम्न में से प्रदेश के किस क्षेत्रों में दोनों मानसूनों से वर्षा होती है? नर्मदा घाटी, मालवा का पठार, विंध्य पर्वत या बुंदेलखंड का पठार? तो इसका आंसर है विंध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 9, 7, 13 या 11? तो इसका आंसर है 11। तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग में आता है? अति तापीय, मध्य तापीय, सूक्ष्म तापीय? उपरोक्त में से कोई नहीं, तो अति तापीय क्रम में ये आता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियाँ किस पर्वत श्रेणी से निकलती हैं?
मध्य भारत का पठार बुंदेलखंड, मैकाल श्रेणी या फिर विंध्य श्रेणी? तो इसका आंसर है मैकाल श्रेणी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? नर्मदा अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र या ताप्ती अपवाह तंत्र? तो इसका आंसर है यहाँ पर गंगा अपवाह तंत्र। रति देव की कीर्ति किस नदी का प्राचीन नाम है? बेतवा, चंबल, जामनी या सिंध? तो इसका आंसर है चंबल। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सोन, ताप्ती, चंबल या फिर बेतवा? तो इसका आंसर है यहाँ पर चंबल। निम्न में से कौन सी नदी एक अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? चंबल, सिंध, धसान या केन? तो चंबल नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। निम्न में से कौन सी एक नदी बेतवा की सहायक नदी नहीं है? धसान, बेस, बीना या रिहंद? तो इसका आंसर है रिहंद। किस नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है? चंबल, बेतवा, सिंध या बीहड़? तो इसका आंसर है बेतवा। केन नदी का उद्गम किस जिले से होता है? सतना, कटनी, उमरिया या विदिशा? तो इसका आंसर है कटनी। केन नदी किन दो जिलों के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है? कटनी, सतना, सतना, पन्ना, पन्ना, छतरपुर, छतरपुर, टीकमगढ़? तो इसका आंसर है पन्ना, छतरपुर। सुक्तिमती किस नदी का प्राचीन नाम है? केन, काली सिंध, चंबल या बेतवा? तो केन नदी का प्राचीनतम नाम सुक्तिमती है। शजर नामक बहुमूल्य पत्थर किस नदी में पाया जाता है? सिंध, नर्मदा, केन या फिर सोन? तो ये पाया जाता है केन में। जोहिला किस नदी की प्रधान सहायक नदी है? चंबल, सोन, सिंध, नर्मदा? तो ये सोन नदी के सहायक नदी है, प्रधान नदी है। कैमूर श्रेणी तथा छोटा नागपुर के पठार के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? टोंस, केन, धसान या सोन? तो यहाँ पर सोन नदी है जो कि कैमूर श्रेणी और छोटा नागपुर के पठार इन दोनों के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। नर्मदा नदी का अपवाह प्रतिरूप है अपकेंद्रीय अपवाह, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप, वृक्षानुमा प्रणाली, अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप? तो ये है वृक्षानुमा प्रणाली। नर्मदा नदी को किस वर्ष जीवित नदी का दर्जा प्रदान किया गया था? 2013, 2015, 2019 और 2017? तो 2017 में नर्मदा नदी को जीवन नदी का दर्जा प्रदान किया गया था। नर्मदा नदी को कितनी सहायक नदियाँ उसके दाईं ओर से मिलती है? 19, 20, 21 या 22? तो 19 नदियाँ इसके दाईं ओर से मिलती हैं, मतलब ऊपरी साइड से मिलती हैं। नर्मदा समग्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? अमृतलाल बेगड़, स्वर्गीय अनिल माधव दवे या देव, पंडित राम प्रसाद पाठक, श्री के.एस. तिवारी? तो इसका आंसर है स्वर्गीय अनिल माधव दवे। मध्य प्रदेश में किस नदी को पृथ्वी की पुत्री के नाम से भी जाना जाता है? बेनगंगा, पेंच नदी, माही नदी या फिर शिवन्यम नदी? तो इसका आंसर है माही नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश में किस जिले से प्रवाहित नहीं होती है? उज्जैन, दतिया, भिंड या मुरैना? तो इसका आंसर है दतिया। नर्मदा नदी के कितने प्रतिशत बेसिन का विस्तार मध्य प्रदेश में है? 89.9%, 79.9%, 85.6%, 92.3%? तो इसका आंसर 89.9% मध्य प्रदेश में प्रवाह करती है। और 10 नदियों की लंबाई में असत्य कथन है। चंबल नदी की लंबाई जो है वो 965 किलोमीटर है, ताप्ती की 724 किलोमीटर, सोन की 780 किलोमीटर, बेतवा की 365 किलोमीटर। तो डी ऑप्शन इसका गलत है। 59वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है? वर्धा, बेनगंगा, बरना या फिर माही? तो इसका आंसर है माही। निम्न में से निम्नलिखित जलप्रपातों को उनके निकटतम स्थलों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है बी आंसर है। तो बी में अगर हम देखेंगे तो भालकुंड कुंड जो है सागर में स्थित है। फिर इसके बाद डचेस जो है आपका पचमढ़ी में है। झाड़ीदाह जो है वो इंदौर में है। और शंकर फाल जो है वो यहाँ पर खिवनी में स्थित है। तो ये नदियों का ये यहाँ पर जलप्रपात है और वो क्षेत्र पूछा गया कहाँ पर है, तो ये आपको याद रखना रहेगा। इनमें से चारों में से 4 प्रश्न बन सकते हैं। निम्न में से किस नदी का वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत में मिलता है? चंबल, सोन, बेतवा, ताप्ती? तो बेतवा का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। निम्न में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण में शुभागदी कहा गया है? नर्मदा, शिप्रा, पार्वती, सोन? तो सोन नदी को यहाँ पर शुभागदी कहा गया है। किस नदियों के संगम द्वारा मंदार झरने का निर्माण होता है? चंबल और नर्मदा और ताप्ती, चंबल और ताप्ती? तो इसका आंसर है नर्मदा और तवा। सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं?
यमुना, नर्मदा, शिप्रा या चंबल? तो ये शिप्रा की सहायक नदियां हैं। लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली दो नदियां, यमुना और गंगा, यमुना और चंबल, गंगा और यमुना, सोन और चंबल? तो इसका आंसर है यमुना और चंबल। चंबल जामनी और कुंवर इस नदी के द्रोणी का एक हिस्सा है। गंगा, नर्मदा, यमुना, चंबल? तो इसका आंसर है गंगा। कुंवारी है इनमें से क्या? सिंधु की सहायक नदी, बेतवा की सहायक नदी, चंबल नदी का भाग, शिप्रा की सहायक नदी? तो इसका आंसर है यहाँ पर सिंधु की सहायक नदी। रनेह झरने का निर्माण होता है सिंध से, केन से, बेतवा और सोन से, चंबल से? तो रनेह झरने का निर्माण जो है बेतवा और सोन की नदियों के मुहाने के साथ, उनके जुड़ाव के साथ होता है। प्राणहिता किन दो नदियों का संगम है? नर्मदा, तवा, काली सिंध, चंबल, बेनगंगा, वर्धा, कुंवारी या सिंध? तो बेनगंगा और वर्धा जो है ये प्राणहिता नदी का संगम है यहाँ पर। वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल या उज्जैन? तो ये बैतूल से निकलती है। नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो नर्मदा बेसिन के कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर बी है, ऑप्शन बी है, वो सही है। 98,796 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है नर्मदा नदी का। अमरकंटक कितनी महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत है? 2, 3, 4, 5? तो ये है 3 नदियों का स्रोत है। चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वे 3 नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक से निकलती हैं। तवा जलाशय किसके मध्य स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण्य, कोलार और हलाली बांध, रानी अवंतीबाई सागर और सुक्ता सागर, व्यारमा व बसा नदियों का? तो यह आंसर इसका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण्य, ये जो है होशंगाबाद जिले में स्थित है, इटारसी के पास। गुना जिला किस नदी द्वारा विभाजित होता है? तवा, सिंध, जामनी या तमसा? तो इसका आंसर है सिंध। बेनगंगा अंत में कौन सी नदी से में मिलती है? नर्मदा, गंगा, यमुना या फिर गोदावरी? तो यह मिल जाती है जाकर के गोदावरी में। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? केन, चंबल, नर्मदा, इंद्रावती? तो इसका आंसर है इंद्रावती। मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972, 1974, 1973, 1976? तो इसका आंसर है 1974। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1972, 1973, 1975 एंड 1974? तो इसका आंसर है 1974। मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? 1970, 1969, 1971, 1972? तो इसका आंसर है यहाँ पर 1970। मध्य प्रदेश का दूसरा वन राज्यिक महाविद्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सिवनी, बालाघाट, बैतूल या मंडला? तो इसका आंसर है बैतूल। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब लागू की गई थी? 2005, 1952, 1956 या 1995? तो इसका आंसर है 1952। सर्वाधिक आरक्षित वन वाला वन व्रत कौन सा है? उज्जैन वन व्रत, खंडवा वन व्रत, इंदौर वन व्रत या होशंगाबाद वन व्रत? तो इसका आंसर है खंडवा वन व्रत। वनों के राष्ट्रीयकरण के तहत प्रदेश के में सर्वप्रथम किस वनोपद का राष्ट्रीयकरण किया गया था? वनोत्पाद का? साल, बांस, तेंदुपत्ता या सागौन? तो इसका आंसर है तेंदुपत्ता। वन स्थिति रिपोर्ट का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? 1991, 1985, 1989 या 1987? तो इसका आंसर है 1987, 1987। वन स्थिति 2019 को तैयार करने में किसकी मदद ली गई थी? IRS रिसोर्सेट 2, IRS रिसोर्सेट 1, IRS रिसोर्सेट 24? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है IRS रिसोर्सेट 2। ग्रीन बांस के अंतर्गत वनावरण कितना क्षेत्रफल आता है? इसका रिपोर्ट है ISR 2019 के अनुसार। तो इसका जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, 64,752 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो इसका जो आंसर है वो है 25.14%, मतलब 25.14% जो है वो मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का जो वन प्रतिशत क्षेत्र यहाँ पर बताया गया है 2019 रिपोर्ट के अनुसार। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल अत्यंत सघन वन का क्षेत्रफल है, कितना है वो? तो ये है यहाँ पर 6,676.02 किलोमीटर स्क्वायर। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है? फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला या फिर श्योपुर? तो इसका आंसर है बालाघाट।
वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश का प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे कम वनावरण वाला जिला कौन सा है? शाजापुर, रतलाम, भिंड, उज्जैन। तो इसका आंसर है उज्जैन। वन स्थिति रिपोर्ट 2017 की तुलना में 2019 में कमी वृद्धि दर्ज की गई, मतलब इसमें 2017 की अपेक्षा 2019 में कम हुआ या ज़्यादा हुआ मध्य प्रदेश का जंगल आवरण? तो इसका आंसर है सी, मतलब यहाँ पर जो वन आवरण है वो बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 68.49 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्र है वो बढ़ा है। लाख उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका आंसर है द्वितीय। सागौन है, सागौन क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, निम्न में से कोई नहीं, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता व्यापार विनियमन अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया था? तो इसका आंसर है डी, 28 नवंबर 1964 से लागू किया गया था। मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया था? तो 12 अप्रैल 2001 से इसे लागू कर दिया गया था। आरक्षित वनों के वर्गीकरण की कौन सी श्रेणी को दर्शाते हैं? जलवायु आधार पर, प्रादेशिक आधार पर, प्रजाति के आधार पर या प्रशासनिक आधार पर? तो इसका आंसर है प्रशासनिक आधार पर। वानिकी संदेश नामक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? मध्य प्रदेश राज्य विकास निगम, राज्य वन अनुसंधान निगम, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। तो इसका आंसर है राज्य वन अनुसंधान संस्थान। प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1973, 1976, 1978, 1975। तो इसका आंसर है 1976। निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश सरकार का एक व्यापारिक एकाधिकार वाली उपज है? साल का बीज, कपास, सागौन या गेहूँ? तो इसका आंसर है साल का बीज। आज का अंतिम प्रश्न है चौथे टेस्ट का 100 क्वेश्चंस व किस वर्ष में जैव विविधता विभाग का गठन मध्य प्रदेश में किया गया? 2000, 2001, 2002 या 2003? तो इसका आंसर है यहाँ पर 2000 में मध्य प्रदेश में जैव विविधता विभाग का गठन किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर चौथा टेस्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने जो डिस्कस किया मध्य प्रदेश के वनोपज, नदियाँ, पर्वत श्रृंखलाएँ और जलवायु से संबंधित 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस में बहुत सारे फैक्ट मिले होंगे। ये फैक्ट्स को याद रखने के लिए बार बार इन्हें सुनिए, सुन करके आप इन्हें याद रख लीजिए। दोस्तों इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके जवाब दीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपने कितने केयरफुल तरीके से इस पूरे लेसन को सुना है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि जो हमारा पेज है इंस्टाग्राम पर विजडम हब स्टडी, उसके स्टोरीज़ में डेली में करंट अफेयर के क्वेश्चंस डालता हूं जो कि बहुत डिफ़र होते हैं। उनको जा करके आप अटेंड करिए और देखिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। उन सभी के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो और भी अच्छे तरीके से चल सके, चेक एंड बैलेंस की तरीके से। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।